देखो, ये तो सबको मालूम है कि नहीं मालूम है कि हम फिजिक्स में पढ़ते क्या है। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं किसकी? लॉज ऑफ नेचर की। ये सबको बोला है कि नहीं बोला है कि जब भी हम Yes. फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का पर्पस क्या है? टू स्टडी द लॉज ऑफ नेचर। अच्छा, सबसे पहले इन लॉज को हमें क्या करना है? डिफाइन करना है। हमें सबसे पहले इन लॉज को यहां पे क्या करना है? डिफाइन। डिफाइन करना है। और इन लॉस को डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इन लॉस को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फिजिकल क्वांटिटीज की। तो फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करने जा रहे हैं? फिजिक्स में हम स्टडी करने जा रहे हैं किसके? लॉज ऑफ नेचर की। लेकिन सबसे पहले हमें नेचर्स के लॉ को डिफाइन करना है, और नेचर्स के लॉ को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज में एग्जांपल क्या लिया था? एग्जांपल लिया था, बहुत सारे एग्जांपल थे वहां पे अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं। एक तो था मास, वेलोसिटी, लास्ट। मास वेलोसिटी, फोर्स, प्रेशर, स्पीड। ये सभी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं कि नहीं? हमने मास पढ़ा है, डिस्टेंस पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ी है, फोर्स पढ़ा है, सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। यस सर। अच्छा, इन सबको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज के थ्रू ही हम क्या करते हैं? नेचर्स के लॉ को डिफाइन कर पाते हैं। अब ये जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, कि डायरेक्शन है कि नहीं है। तो डायरेक्शन के बेसिस पे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। एक को हमने बोला था स्केलर, और दूसरे को हमने क्या बोला था? वेक्टर। वेक्टर। एक हमारा स्केलर था और दूसरा हमारा वहां पे क्या था? वेक्टर था। देखो ये था नहीं था वहां पे। अच्छा, वहां पे मैंने बोला था कि जिनका डायरेक्शन होगा और जो वेक्टर्स के लॉ को ओबे करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, और जिनका डायरेक्शन नहीं होता उनको हम स्केलर बोलते हैं। जैसे फोर्स का डायरेक्शन होता है कि नहीं होता? पेन पे फोर्स कहां लग रहा है? पेन पे फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन है, तो फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब एक जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरे को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लिखो वहां पे फिजिकल क्वांटिटीज का। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इसको हम बोल रहे हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। लिखा इतना रब करूं मैं? म्यूट करो यार अपने को। बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है फिजिक्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं नेचर्स के लॉ की, और सबसे पहले हमें नेचर्स के लॉ को डिफाइन करना है। जैसे देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर मैं एक हाथ पे दूसरे हाथ को तेजी से मारूं, तो बताओ, जितना जितनी तेजी से मेरे एक हाथ पे लगती है, बताओ उतनी तेजी से दूसरे हाथ पे भी लगती नहीं लगती? यस सर। या यस फिर हम सर। ये बोल सकते हैं, जितने अमाउंट से मेरा ये वाला हाथ हर्ट होगा उतने ही अमाउंट से ये वाला हाथ भी हर्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर। और इतना तुमने पढ़ा होगा, इसको बेसिकली हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोलते हैं। न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोलता है कि जितना फोर्स हम किसी एक चीज पे लगाते हैं, दूसरी बॉडी उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगाती है। इतना समझ में नहीं समझ में? तो मैं बोल रहा हूं कि जब हम नेचर्स के लॉ को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें फोर्स की जरूरत पड़ी। जैसे मैंने यहां पे टर्म यूज किया फोर्स। जितना फोर्स मेरे राइट हैंड ने लेफ्ट पे लगाया, उतना ही फोर्स लेफ्ट हैंड ने मेरे राइट हैंड पे लगाया। तो ये एक नेचर का लॉ है। लेकिन इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी। तो हम फिर से क्या करने जा रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को
दो तरह से क्लासिफाई करने जा रहे हैं, एक को हम बोल रहे हैं फंडामेंटल और दूसरे को हम बोल रहे हैं डिराइव। अब सबसे पहले हेडिंग डालो वहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज, हेडिंग डालो वहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज, हम अपने प्लैनेट की बात कर रहे हैं। अच्छा, अर्थ के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट है कि नहीं? यस सर। यस तो अभी हम बात कर रहे हैं अर्थ के प्लैनेट की, हम अपने प्लैनेट की बात कर रहे हैं। अब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कमिटी है, एक कमिटी है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वेट एंड मेजरमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसने क्या बोला है कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज को उन्होंने फंडामेंटल डिफाइन कर दिया। क्यों डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया, उसको हमें इतने डेप्थ में नहीं जानना। अभी हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना। अब बताओ कौन कौन सी 7 क्वांटिटीज है? तो जो पहली क्वांटिटीज है वो है मास, और उसका सिंबल भी दिया है। मास को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। फिर जो दूसरी फंडामेंटल मानी गई है लेंथ, तीसरा माना गया है टाइम, तो मास, लेंथ, टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर उसके बाद फिफ्थ जो होती है वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब क्या होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वो सब पढ़ते हैं आगे हम क्लास 10th और 11th में। तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सिक्स्थ होती है करंट, और जो 7वां होता है वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब तुम लोग बोलोगे इनको चूज करने का क्राइटेरिया क्या है? तो इनको चूज किसने किया है? इनको चूज किया है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और उसने क्या बोला है, यही हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और उनका सिंबल भी दिया है। मास को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से, लेंथ को डिनोट करेंगे कैपिटल एल से, मास कैपिटल एम, एक मिनट, लेंथ को डिनोट करना है कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से। अब टेम्परेचर जो होता है ना, तुम लोग आगे पढ़ोगे टेम्परेचर की डेफिनेशन, लेकिन टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, केल्विन में भी मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर के लिए सिंबल लिया गया है केल्विन के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सिंबल लिया गया है कैंडला सी डी, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। करंट के लिए सिंबल लिया गया है एम्पियर ए, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए सिंबल लिया गया है मोल। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने इन 7 को वहां पे फंडामेंटल माना, और ये तुम्हें भी याद रखना है कि क्यों माना है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अभी हमें इससे मतलब नहीं। अभी हमें केवल ये ध्यान रखना है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इन 7 को वहां पे फंडामेंटल माना है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाएं तो किसी दूसरे प्लैनेट पे कोई और क्वांटिटीज को हम क्या मान सकते हैं? फंडामेंटल मान सकते हैं। लेकिन हमारे प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए, इन्हीं 7 को वहां पे फंडामेंटल माना गया। इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। अब मैंने क्या बोला है? यस सर। अब मैंने बोला है एक क्लासिफिकेशन है फंडामेंटल, और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है
मैं रब कर रहा हूं। जो दूसरा क्लासिफिकेशन दिया गया है वो दिया गया है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो एक है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक है वहां पे डिराइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, किसी को कुछ आइडिया है? अभी तो उन्होंने बुक में पढ़ा है क्या? स्कूल में कुछ बताया है फंडामेंटल के बारे में? नो। यस सर। यस बताया सर। है? नो। नहीं बताया है? चलो। अच्छा, अब डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज की किसी को डेफिनेशन तो नहीं लिखनी है? अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या होगी ये बताओ। अगर कोई तुमसे Physical पूछता है, quantities are quantities that can be measured. देखो, फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड थ्रू विच वी डिफाइन द लॉज ऑफ नेचर। किसी को अगर लिखना है तो फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे स्पीड है, स्पीड को मेजर करने के लिए हम स्पीडोमीटर यूज करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर यूज करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए याद है घर वो देखोगे इलेक्ट्रिशियन जो रहता है वो ए मीटर यूज करता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड थ्रू विच वी डिफाइन द लॉज ऑफ नेचर एंड थ्रू विच वी डिफाइन द लॉज ऑफ नेचर। बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है तो ये ध्यान रखना, फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब होता है वो क्वांटिटीज नहीं सॉरी, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस कर पाए। समझ में? डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल के टर्म में क्या कर पा रहे हैं? एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो डिराइव्ड क्वांटिटीज की, लिखो वहां पे, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज which can be expressed, which can be expressed in terms of, which can be expressed in terms of fundamental quantities. Derived quantities are those quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities. Sir, please repeat. Derived quantities are those quantities, derived quantities are those quantities which can be, derived quantities are those quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities. लिखा इतना? यस सर। चलो, अब मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। सबसे पहला एग्जांपल जो हम लेने जा रहे हैं, बताओ, स्पीड। अभी हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी स्पीड? Yes. अच्छा, अब स्पीड का फॉर्मूला बताओ। स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कोई सी भी हो, एवरेज हो, इंस्टेंटेनियस, लेकिन जनरल फॉर्मूला ये कि नहीं डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे हाँ है ना? Yes. अच्छा, Yes, अब sir. ये बताओ, जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस भी एक तरह की लेंथ होती है कि नहीं होती है? यस। यस सर। तो इसका सिंबल क्या होगा? फंडामेंटल L. क्वांटिटीज की अगर बात करें तो इसका सिंबल एल होगा कि L. नहीं? यस। टाइम का कितना? T. टी। और मैथ्स में सबने इतना पढ़ा होगा कि 1/x जब होता है, x ऊपर जाता है तो उसको हम x⁻⁻1 लिखते हैं। अगर Yes. कभी मैथ्स में लिखा जाता है 1/x² तो ऊपर जाके x⁻² होता है कि नहीं होता है? यस।
Yes, sir. तो बताओ टी जब ऊपर जाएगा तो इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे LT-1। Yes. अब Yes. बताओ स्पीड को हमने फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया कि नहीं एक्सप्रेस किया? Yes, sir. कर दिया। अच्छा, दूसरी जो टर्म तुम लोगों ने पढ़ी थी, मैं कह रहा वही टर्म की बात करूं, तुमने पढ़ी है, एक टर्म पढ़ी है वेलोसिटी। बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताओ डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लेंथ है कि नहीं है। Yes, sir. और टाइम का क्या हो गया? टी। फिर से देखोगे तो फॉर्मूला बन गया LT-1। Yes. अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म आते हैं हम एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टर्म लिखो वहां पे एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन का मतलब था T raised to चेंज इन minus वेलोसिटी। 2. मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं डेल्टा वी का, याद है कि नहीं याद है सबको? Yes. जो भी Yes, sir. एक्सेलरेशन था, बताओ एक्सेलरेशन को हमने ऐसा लिखा था, एक्सेलरेशन को बोलता है चेंज इन वेलोसिटी Magnitude and अपॉन direction. टाइम इंटरवल। ये था ही नहीं था? Yes. डेल्टा वी को हमने बोला था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो सब चीजें साइन के साथ प्लेस करते थे। अब बताओ ऊपर वाली टर्म वेलोसिटी है कि नहीं है? Yes. और वेलोसिटी का क्या होता है? वेलोसिटी का होता है LT-1, नीचे टाइम टी। बताओ ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ऊपर जाके हो जाएगा LT-2। Yes. तो एक्सेलरेशन का LT-2 बना कि नहीं बना? Yes, sir. हुआ। Yes, sir. अच्छा, अब आओ फोर्स। थोड़ा बहुत अब मैं थोड़ा थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना? अच्छा, फोर्स की बात करते हैं। आगे तुम लोग फॉर्मूला पढ़ोगे, जिन्होंने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है वो आगे पढ़ोगे। एक मिनट में लाइट गई, जरा होल्ड करो ना। अब बताओ फोर्स जो रहता है, फोर्स का फॉर्मूला लिख लो अगर नहीं मालूम किसी को। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने क्या बोला? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा बताओ मास का क्या होगा? मास का m है कि नहीं? M. Yes. और एक्सेलरेशन का क्या है? LT-2। भाई मास का m और एक्सेलरेशन का LT-2, तो फोर्स का कितना बन गया? फोर्स का बन गया MLT-2। तो था मैंने फोर्स को फंडामेंटल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया कि नहीं एक्सप्रेस किया? किया। अच्छा, अब ध्यान रखना, जब भी किसी क्वांटिटी को, जब भी हम किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो ये जो पूरा रिजल्ट होता है, जैसे लिखा ना MLT-2, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो हम बोलेंगे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है MLT-2। क्लियर? जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, वेलोसिटी का LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2, फोर्स का क्या बन गया? फोर्स का बन गया MLT-2। तो ये जो लिखा है ना मैंने MLT-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। अच्छा, m की पावर कितनी है? अबे m की पावर 1 है कि नहीं है? Yes. l की पावर 1 है? Yes, sir.
Yes. टी की पावर -2 है कि नहीं है? Yes. Yes, तो sir. ये ध्यान रखना, ये जो पावर्स होते हैं ना इनके, जैसे टी की पावर -2, एल की पावर 1, एम की पावर 1, तो ये जो होता है इनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। समझ में रहा है? दो टर्म हम यूज करने जा रहे हैं, एक है डायमेंशनल फॉर्मूला और एक है डायमेंशंस। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि यहाँ पे टाइम का डायमेंशन क्या है, तो हम बोलेंगे टाइम का डायमेंशन यहाँ पे -2 है। बताओ, इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछो, इतना जो मैंने समझाया है। No, sir. तो आगे बढ़े अपन लोग। Yes. हाँ, Yes, sir. आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? Yes, sir. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे अपन लेके चलते हैं। अब एक टर्म आती है वर्क। सबने नाम सुना है नहीं सुना है? कई बार हम बोलते हैं कि हमने वर्क किया। अब मैं Yes. फॉर्मूला लिखा, यस सर। अभी तुम लोगों ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फॉर्मूला लिखो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था, अभी हमने लिखा mL(T-2). अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ है कि नहीं? Yes. अच्छा, अब ये बताओ, तुम लोगों ने इतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर कभी मैथ्स में बोलते हैं a की पावर m है और a की पावर n है, तो इसको हम मैथ्स में बोलते हैं a की पावर m+n। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस। अगर a की Yes. पावर m है, a की पावर n है, तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे a टू दी पावर m+n। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर कहीं मैथ्स में बोल रहा है 2 की Yes. पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4। बताओ, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 7। बताओ, ये मैथ्स में पढ़ा है क्या तुम लोगों ने सबने? Yes, sir. Yes. यस सर। Yes, sir. कोई ऐसा है जिसने लॉ ऑफ इंडाइसिस नहीं पढ़ा है ये चीज? ध्यान, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी कर देना कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अगर ऐसा होगा तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इतना याद है कि नहीं याद है सबको? अब बताओ, Yes. यही लॉजिक अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे m, बताओ यहाँ पे l की पावर 1, यहाँ पे l की पावर 1, तो ये l की पावर 2 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। अच्छा, t की पावर, Sir. अब बताओ वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आया? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया mL² T⁻²। बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. भाई, फोर्स का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम था, डिस्प्लेसमेंट का हमने पुट कर दिया, तो हमें वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल गया mL² T-2। अच्छा, एक टर्म तुम लोगों ने पढ़ी होगी, प्रेशर। कई बार हम बोलते नहीं बोलते हैं कि हवा का प्रेशर, साइकिल में टायर का प्रेशर, तो प्रेशर वर्ड यूज करते ही नहीं यूज करते हैं? Yes, sir. अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला तुम लोग आगे पढ़ोगे, अपना चैप्टर है अगला प्रेशर, तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो अभी हमने डिराइव किया, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला था mL(T-2). बताइए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है कि नहीं mL(T-2)? Yes. अच्छा, Yes. जब एरिया की बात करें, एरिया किसी भी चीज का हो, एरिया स्फेयर का हो, एरिया शीट का हो, या फिर एरिया स्क्वायर का हो, बताओ अगर हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया क्या कहलाता है? रेक्टेंगल का एरिया कहलाता है जनरली लेंथ इनटू Break. ब्रेड्थ। यही होता ही नहीं होता? Yes. Yes, sir. Yes. अब बताओ, ब्रेड्थ की अगर हम बात करें तो ब्रेड्थ भी एक तरह की लेंथ है कि नहीं?
Yes, sir. Yes. तो एरिया का बताओ डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? Yes. इसका भी एल, Yes. इसका भी एल, तो एरिया का एल स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है। अब बताओ, अब यहाँ पे अगर लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करोगे तो एम, बताओ एल की पावर क्या बनेगी? एल की पावर यहां बनेगी -1, टी की पावर -2। यहां पे दूसरा लॉ यूज होता है। लॉ कौन सा होता है? अगर ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन है, तो ये होता है ए की पावर m -n। है अभी मैथ्स में ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. सब लोगों से पूछ रहा हूं कि सब लोग के स्कूल में या मैथ्स में ये है कि नहीं है? ए टू दी पावर m अपॉन ए टू दी पावर n का मतलब होता है ए टू दी पावर m -n। तो यही मैंने लॉजिक Yes, यूज sir. किया है, ऊपर l नीचे l स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l की पावर 1 - 2, और 1 - 2 का मतलब l की पावर -1। बोलो, इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml - t टू दी पावर -2। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। मैं फॉर्मूला लिखता हूं और तुम लोग उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना। अब एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, टॉर्क। किसी ने सुना है वर्ड टॉर्क? Yes, sir. Yes, जब sir. जब हम कार की बात करते हैं, मोटरसाइकिल की बात करते हैं, उस पे स्पेसिफिकेशन में टॉर्क लिखा रहता है कि 1 सेकंड में कितना टॉर्क जनरेट होता है। टॉर्क जितना ज्यादा होगा उतनी ही जल्दी कार का टायर क्या करेगा? फास्टली मूव करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, किसी चीज को अगर रोटेट कराना होता है तो हमें टॉर्क की जरूरत पड़ती है। घर में दरवाजा देखा ही नहीं दिखा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. दरवाजे को जब हम खोलते हैं तो दरवाजा भी रोटेट करता है कि नहीं रोटेट करता है? Yes. तो वहां पे टॉर्क बनता है। जब तक टॉर्क नहीं होगा बॉडी रोटेट नहीं करेगी। जैसे घर में देखा है, फैन इनिशियली रेस्ट में रहता है कि नहीं रहता है? Yes. लेकिन Yes. जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, फैन रोटेट किया कि नहीं रोटेट किया? Yes. रोटेट किया। देखो, कोई बॉडी रोटेट करेगी, इसका मतलब है कि उसके पास टॉर्क आया। अब वो कैसे टॉर्क जनरेट होता है वो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं, जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ते हैं। अभी केवल टॉर्क का फॉर्मूला लिखो। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। ये जो सिंबल है परपेंडिकुलर का है, तो इसको हम रीड करते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो अब क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब? अरे भूल जाओ ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस डिस्टेंस याद रख लो। आई मैं तुम्हें समझाने जाऊंगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। MLT⁻² into L। MLT square. MLT -1. भाई फोर्स का क्या था? अभी हमने डिराइव किया, फोर्स का था वहां पे ML T-2। डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है कि नहीं है? तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ML² T⁻²। बताओ, ये टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है कि नहीं? है. यस सर। अच्छा, अब यहां से एक प्रॉपर्टी आती है जो देखो, बताओ टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला ML² T-2 है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है कि नहीं सेम है? बताओ, ये दोनों रिजल्ट सेम आए कि नहीं है? यस सर। यस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। यानी डायमेंशनल फॉर्मूला एक है लेकिन क्वांटिटीज के नाम अलग अलग है। समझ में नहीं समझ में? यस सर। Yes. अभी जैसे मैं पूछूं Yes. कि
अब जरा पूछो कि इंडिया में राम नाम के कितने बच्चे होंगे या कितने लोग होंगे, तो कोई एक ही आदमी होगा क्या राम नाम से? नो। बहुत सारे होंगे। नो। तो सेम चीज यहां पे, ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। बोलो इतना समझ में आया कि समझ में आया? चलो, यस सर। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, अब तुम लोग उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ मुझे कैलकुलेट करके, ठीक है? पहली टर्म में लिख रहा हूं मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। दूसरी टर्म लिखो वहां पे इम्पल्स, और इम्पल्स को हम बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम। ऐसा और कौन सी तुम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी है जिसका नाम सुना है तुम लोगों ने? चार्ज सुना है कि नहीं सुना है? चार्ज, यस सर। और चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। चार्ज का फॉर्मूला लिखो वहां पे करंट इनटू टाइम। अच्छा, और कौन सी क्वांटिटीज तुम लोगों ने सुनी है? हाँ बोलो, और कौन सा? क्या स्पिन। क्या बोल रहे हो? सर स्पिन। स्पिन? हाँ ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है? सर, इलेक्ट्रॉन का स्पिन। बे वो अलग चीज होती है, तो मोशन है। मैं टेंशन। फिजिकल, हाँ मैं फिजिकल सर क्वांटिटीज की बात। एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। चलो, एक टर्म तुमने पढ़ी है एंगुलर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ये लीनियर भी कहलाता है, कई बार इसको हम लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम तभी लिख पाएंगे जब हमें उनका फॉर्मूला मालूम होगा। तो ये मैंने 4 रिजल्ट लिखे हैं, अब इनका बताओ तुम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, चार्ज एंड एंगुलर मोमेंटम। बताना है इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। सर फर्स्ट इसका मिल गया। क्या ना? फर्स्ट का मिल गया। हाँ लिखो, बाकी सबका कैलकुलेट करें ना।
सर डन। सर डन। देखो सब लोगों का हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, हो गया। यस सर। यस हुआ। सर। यस सर। बताओ मोमेंटम का क्या लिखा? मास का m, वेलोसिटी का L t-1। तो Yes. मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आ Minus गया mL t-1। आया? यस। फोर्स का क्या था? फोर्स का भी हम लोगों ने डिराइव किया mL t-2 टाइम का t। तो ये क्या बन गया? ये बन जाएगा वहां पे mL t-1। यस। अच्छा, चार्ज का होता है करंट इनटू टाइम। बताओ करंट का सिंबल ए है कि नहीं फंडामेंटल में? यस। और टाइम का? टी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए इंटू टी। अच्छा, अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। अभी हमने कैलकुलेट किया लीनियर मोमेंटम कितना था? ml t-1, डिस्टेंस का l। तो ये बन जाएगा वहां पे कितना? ml स्क्वायर t-1। बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ml स्क्वायर t-1। तो यही हमारा वहां पे क्या होगा? यही हमारा वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूले होंगे। और ये तो हमने बहुत सिंपल सिंपल क्वांटिटीज के कैलकुलेट किए हैं। अब जैसे तुमने नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? यस। यस सर। यस सर। लिखो, अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, बताओ। फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी। बताओ स्मॉल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी। G-1। कितना? इसका तो तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते। सर M-1। अबे लास्ट क्लास में कुछ समझाया था? क्या समझाया था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में तुम लोगों को समझाया था कि ग्राउंड के पास अगर किसी ऑब्जेक्ट को लाके हम छोड़ते हैं, अगर ग्राउंड के पास हम किसी ऑब्जेक्ट को लाके छोड़ते हैं तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाता है। -2। अरे चुप, मैं पूछ रहा हूँ कि अरे रुकना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ग्राउंड है, ग्राउंड के पास अगर किसी बॉल को लाके हम छोड़ेंगे तो बॉल कहाँ जाती है? नीचे की ओर जाती है। क्यों नीचे की ओर जाती है? क्योंकि अर्थ इसके ऊपर अप्लाई करता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ हर बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता ही नहीं, अप्लाई करता है। और इसी फोर्स के कारण होता क्या है, जब हम बॉडी को छोड़ते हैं तो बॉडी की स्पीड बढ़ती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थ के पास अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं, लाके छोड़ते हैं, तो अर्थ उस बॉडी में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। और उसी एक्सेलरेशन को हम नाम देते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का मतलब क्या होता है? अबे नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन किसके कारण? ग्रेविटी के कारण। तो बेसिकली ये एक्सेलरेशन है कि नहीं है? और अगर एक्सेलरेशन है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? L t-2। बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस। यस। सब लोग क्लियर हुआ नहीं? क्लियर हुआ ये चीज जो मैंने समझाई अभी? यस। यस। यस सर। अच्छा, अब एक चीज और समझ लो जरा, इसका यूज भी तुम लोग देख लो थोड़ा सा। रख करो ना वैसे। यस। अब होता क्या है, माननीय पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एक हेडिंग डालो वहां पे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक लिखो वहां पे
सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बताओ, अभी तक हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए कि नहीं एग्जाम्पल लिए? मास की बात करी, लेंथ की बात करी, वेलोसिटी की बात करी, फोर्स, सबकी बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं? यस अब बेसिकली क्या होता है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए 3 सिस्टम दिए गए। जो भी हम फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं ना, तो उनको मेजर करने के लिए 3 सिस्टम दिए गए। एक जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं वहां पे एफ पी एस। एफ को हम बोलते हैं फुट। तो एफ जो है, एफ स्टैंड करता है फॉर फुट, पी स्टैंड करता है फॉर पाउंड, और एस रिप्रेजेंट करता है वहां पे सेकंड को। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक होता है एफपीएस सिस्टम, दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं वहां पे सी, इसका नाम दिया गया है एफपीएस। ये जो नाम दिया गया है इसको नाम दिया गया है एफपीएस। दूसरा जो है सिस्टम उसको हम बोलते हैं सीजीएस, और तीसरा वहां पे होता है एमकेएस। तो 3 सिस्टम है वहां पे, एक है एफपीएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एमकेएस। अच्छा, जब हम सीजीएस की बात करते हैं, ध्यान में, ये क्या है बेसिकली? ये है लेंथ के लिए, ये है मास के लिए, और ये है टाइम के लिए। तो पहला जो सिस्टम है उसमें लेंथ को फुट में मेजर किया जाता है, मास को पाउंड में लिया जाता है, टाइम को सेकंड में लिया जाता है। जब हम सीजीएस की बात करते हैं तो लेंथ मेजर की जाती है सेंटीमीटर में, मास मेजर किया जाता है किसमें? ग्राम में, और टाइम मेजर किया जाता है वहां पे सेकंड में। इसलिए वहां पे वर्ड यूज किया है सेंटीमीटर का सी, ग्राम का जी, और सेकंड का एस। बेसिकली यहां पे मास लेंथ टाइम की बात कर रहे हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है एमकेएस, और एमकेएस में हम क्या बोलते हैं? एमकेएस में बोलते हैं कि जो लेंथ रहती है वो मेजर की जाती है मीटर में। मास मेजर किया जाएगा वहां पे केजी में, किलोग्राम। और टाइम जो रहेगा, टाइम मेजर किया जाएगा सेकंड में। तो जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो वहां पे उसकी यूनिट क्या लेंगे? जैसे हम वेलोसिटी की यूनिट क्या लें, मीटर पर सेकंड लें, सेंटीमीटर पर सेकंड लें, तो वो इन सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। तो बेसिकली 3 सिस्टम है हमारे पास, एक है एफपीएस, दूसरा सीजीएस, तीसरा एमकेएस। लेंथ, लेंथ, फिर यहां पे क्या हो गया? मास, और तीसरा वहां पे टाइम। बोलो, इतनी चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ये तुम लोग की बुक में दिया रहता है कायदे में। फिजिक्स जब स्टार्ट होती ना तभी बच्चों को बताया जाता है कि भाई 3 सिस्टम है, 3 सिस्टम में यूनिट लिखी जाएगी, या तो फुट पाउंड सिस्टम होगा, या फिर सीजीएस होगा, या फिर एमकेएस होगा। अच्छा, आंसर किसमें लिखना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर हम सीजीएस में देना चाहते हैं या फिर आंसर हम एमकेएस सिस्टम में देना चाहते हैं। इतना रब कर दूं मैं? यस एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। एमकेएस को एसआई भी बोलते हैं, कुछ बुक में देखोगे एमकेएस को वो एसआई सिस्टम भी बोलता है। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल लो जरा, समझ में आएगा तुम्हें। स्पीड है, बताओ स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 था कि नहीं था? अबे है कि नहीं है LT-1?
Yes. अच्छा, अब मान लो हम बात कर रहे हैं एमके सिस्टम। बताओ एमके सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो लेंथ किस में मेजर की जाएगी? लेंथ मेजर की जाएगी मीटर में। मीटर। और टाइम किस में मेजर किया जाएगा? सेकेंड। और बताओ यहाँ पे सेकंड की पावर -1 है कि नहीं? तो अगले स्टेप में इसको ऐसा लिखा जाता है मीटर पर सेकंड। मीटर के लिए m, सेकंड के लिए s, तो हम बोलते हैं स्पीड की यूनिट m के सिस्टम में मीटर पर सेकंड है। अच्छा, सीजीएस में जाओ जरा। सीजीएस में जाओगे तो लेंथ किस में मेजर की जाती है? लेंथ मेजर की जाती है सेंटीमीटर में। टाइम मेजर किया जाता है किसमें? सेकंड में। इसको अगले स्टेप में ऐसा लिख दिया जाता है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जब भी हम स्पीड लिखेंगे, स्पीड या तो मीटर पर सेकंड में लिखेंगे या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में लिखेंगे। बोलो इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes. तो ये चीज ध्यान रखना है, अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है तो हम उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फोर्स। बताओ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL(T-2) था कि नहीं था? मान लो अभी हम बात कर रहे हैं एमके सिस्टम की। बताओ एमके सिस्टम की अगर बात करेंगे तो मास किस में होगा? मास केजी में होगा। लेंथ किस में होगी? लेंथ होगी मीटर में। मीटर। और टाइम को नीचे लेके आ जाओ तो बताओ ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो एमकेएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं। अगर साइंटिस्ट का पूरा नाम लिखते हैं तो स्मॉल से लिखा जाता है, और अगर केवल सिंबल लिखना है न्यूटन का तो उसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। लेकिन अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं सीजीएस में, तो सीजीएस का मास किस में लिया जाएगा? मास लिया जाएगा ग्राम में, लेंथ ली जाएगी सेंटीमीटर में, टाइम लिया जाएगा सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं डायन। साइंटिस्ट का अगर नाम लिख रहे हो तो छोटे स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, लेकिन अगर केवल सिंबल यूज करना है डायन का तो वो कैपिटल रहेगा और वो होता है डी। ये रूल है लिखने का। साइंटिस्ट का पूरा नाम लिख रहे हो तो स्मॉल से स्टार्ट करोगे। अगर केवल न्यूटन लिखना चाहते हो एन से डिनोट कर सकते हैं वहां। तो फोर्स की यूनिट एसआई सिस्टम में न्यूटन होती है और सीजीएस में वहां पे क्या होती है? डायन होती है। इसके अलावा कोई फोर्स की यूनिट नहीं होती है। बोलो इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ अभी? यस सर। और तुम लोग अपना मॉड्यूल चेक करना, मॉड्यूल के जो स्टार्टिंग के पेज है ना उसमें यही बताया गया कि फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट क्या हो सकती है। तो वहां बोलेगा तो फुट पाउंड सिस्टम। फुट पाउंड सिस्टम हम लोग फॉलो नहीं करते, एफपीएस जनरली फॉलो करते हैं। इंग्लैंड में या ब्रिटेन में तुम देखोगे वहां पे जो चीज रहती है पाउंड में मेजर की जाती है, वेट। तो एफपीएस हम लोग फॉलो नहीं करते। अपने इंडियन मार्केट में तुम देखोगे मास जो रहता है, वेट, कभी तो कोई तुम सामान लेने जाते हो हमेशा केजी में दिया रहता है, नहीं दिया रहता है? Yes, sir. मान लो अगर देखो हम टेलीफोन भी खरीदने गए तो उसका वेट दिया रहता है कि नहीं दिया रहता है? Yes. जब हम कार परचेस करते हैं तो कार का वेट भी दिया रहता है, लेकिन कभी भी देखना पाउंड नहीं लिखा रहता है। लेकिन अगर हम ब्रिटेन से लंदन से कोई चीज लेके आते हैं तो वहां पे वेट देखोगे जनरली पाउंड में मेजर करते हैं। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए मास या तो ग्राम में मेजर किया जाएगा या केजी में मेजर किया जाएगा।
लेंथ की बात कर रहे हैं तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, टाइम दोनों में ही सेकंड में रहेगा। तो अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है तो हम उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। ये यूनिट है कि मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, न्यूटन, या फिर क्या हो गया, डायन। बोलो इतना सबको क्लियर हुआ? Yes. अब कुछ चीजें हैं जो अब कुछ चीजें हैं तुम लोगों को करके देखनी है मॉड्यूल में। क्या देखना है? कन्वर्जन देख लेना कि 1 लीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होता है, 1 kg कितने ग्राम के बराबर होता है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। तो ये सब तुम लोग देख लो ही नहीं देख लोगे बुक में? यस सर। ये सब दिया रहता है, नहीं दिया रहता बुक में, मॉड्यूल में भी दिया रहता है। जैसे 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। 100. 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 10 तो 1 मीटर जो रहता है वो 1000 mm के बराबर होता है कि नहीं होता है? Yes. अब देखो, कभी अगर तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल में लेंथ अगर मिलीमीटर में दी है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। अच्छा, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी? चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक्सेलरेशन, बोलो अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला L t-2 था कि नहीं था? Yes. लेंथ हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। Meter टाइम per second square. तो या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस में जाओगे तो लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में, तो यहां पे लिखना सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो क्लियर हो सब चीज? यस सर। तो ये शायद पहले चैप्टर का पार्ट था जहां पे वेक्टर दिया था ना, तो वेक्टर में ये सब चीज दी हुई थी कि यूनिट्स क्या होती है, इनके डायमेंशंस क्या होते हैं, सिस्टम क्या होते हैं। तो ध्यान रखना ये भी टेस्ट में आएगा। तुम लोगों का टेस्ट क्या इस वीक में कि अगले वीक है ना टेस्ट? Yes, sir. Yes. हाँ, तो Next. अगले वीक जो टेस्ट है सब लोग उसमें सिलेबस लिख लो। उसमें सिलेबस में एक तो आएगा वेक्टर, दूसरा जो आज अपन ने पढ़ा यूनिट्स के बारे में, उनका कन्वर्जन ये आएगा, और तीसरा जो चैप्टर आएगा वो आएगा मोशन। मोशन का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो बेसिकली देखोगे मॉड्यूल में अपने 2 चैप्टर कंप्लीट होगा ही नहीं कंप्लीट होगा? Yes. सब लोग देखोगे मॉड्यूल में एक चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरा था अपना काइनेमेटिक्स या मोशन। अब अगली क्लास में टेस्ट के बाद जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपना होगा फोर्स। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? लाइट की। फिर उसके बाद साउंड, और ये अपना मॉड्यूल खत्म हो जाएगा। तो टेस्ट के बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे वहां पे फोर्स, लेकिन इससे पहले ये सब तुम लोगों को पढ़ के देखना है। Pressure. बस ये ध्यान रखना है, लेंथ मास और टाइम याद रखना है कि लेंथ मीटर में, यहाँ पे केजी में, वहां पे सेकंड, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, वहां पे ग्राम, वहां पे सेकंड। Sir, only of the question will come. और क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कैसे लिख के देगा बता जरा मुझे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो बुक से देख के लिख के दे देगा मुझे, तो फिर फायदा क्या होगा मेरा उसका। और टेस्ट में ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है। ऐसा नहीं कि अगर 20, देखो जनरली जो पैटर्न रहता है 20-20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन मैथ्स और 20 क्वेश्चन बायो के। अब हो सकता है चेंज हो जाए कुछ फॉर्मेट, लेकिन वहां पे नेगेटिव मार्किंग है। सही क्वेश्चन रहा तो +4, गलत हुआ तो -1, अटेम्प्ट नहीं किया तो 0। तो जब तुम टेस्ट दोगे तो टेस्ट के ऊपर इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे मार्किंग के, तो उन इंस्ट्रक्शन को वहां पे फॉलो करना। ठीक है? अब टेस्ट कहां देना है, कैसे देना है बताया जाएगा। उसके लिए तुम लोग क्या करो, पहले से ही IITian स्पेस मैं ऐप की वो लिंक शेयर करूंगा, वो लिंक सबको भी डाउनलोड करके रखनी है केवल।
है ना। और उसी फोन नंबर पे डाउनलोड करनी है जिस फोन नंबर से तुम लोग टेस्ट दोगे, क्योंकि वही नंबर अपन लोग क्या करेंगे, ऐड करवाते हैं वहां पे, जिससे तुम लोग टेस्ट दे पाओगे। प्ले स्टोर में जाना, प्ले स्टोर में चेक करना IITian स्पेस, और वो ऐप अभी डाउनलोड करके रख लेना। उस ऐप के अंदर जाओगे, कुछ फ्री लेक्चर हैं, लेकिन वो फ्री लेक्चर तुम्हारे काम के नहीं है, वो 11th क्लास 11th के काम के। Sir, what is समझ में the आया name इतना? of that? क्या बोल रहे Yes. हो? What is the name? IITian स्पेस, पेस है ना, उसके आगे IITians लगा दो। इस तरह का आएगा, ब्लू कलर का। दिख रहा है? नो, नहीं दिख रहा है तो अच्छा है, उत्तीर्ण तो ओपन ही कर देगा ना ऐप वो, ऐसा। Yes, sir, I have this बस चेक करोगे, वो एक या दो नाम से कोई ऐप होगी, तो IITian स्पेस सब लोग को अभी ऐप डाउनलोड करना है। टेस्ट के टाइम पे तुम लोग को बैच में ऐड किया जाएगा, ठीक है? आईडी और पासवर्ड। Yes, sir. अरे आईडी पासवर्ड नहीं होता है इसमें। मैंने क्या बोला, वो ऐप को डाउनलोड कर लो, OTP बेस्ड है। फिर जितने बच्चे डाउनलोड करेंगे उसको हम फिर बैच में असाइन करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल ऐप को डाउनलोड करके रख लेना है बस। OTP तुम्हारा रहेगा, लॉगिन तुम्हारा रहेगा। OTP लॉगिन हम लोग असाइन नहीं करेंगे, वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जब तुम ऐप डाउनलोड करोगे, तुम किसी बैच में नहीं दिखोगे, बैच हम लोग क्रिएट करेंगे, उसमें तुम्हें ऐड करेंगे, और जब बैच में ऐड करेंगे तभी तुम टेस्ट दे पाओगे। ओके सर। क्लियर हो गया इतना? कौन सा ऐप डाउनलोड करना है? लो, पूरी रामायण हो गई। अब ये बोल रहा है सीता कहाँ थी? हाँ सर, एक बार उसका लोगो दिखाएंगे प्लीज। अरे प्ले स्टोर पे जाओ, IITian पेस IIT नहीं बोला मैंने। 1500 ऐप आ रहे हैं, तो फिर कौन से? गधे हो तुम बिल्कुल। मैंने क्या बोला? IITian स्पेस, मैंने पेस IIT नहीं बोला है, मैंने बोला IITian स्पेस। चेक करो यार, 1500 ऐप दिखेंगे वहां पे। मतलब ऐसे 5 ऐप है कुल, मतलब नेम यार, वही डाला था IITian स्पेस, कुछ में व्हाइट कलर का लोगो है। IITian स्पेस देखो, पेस IIT नहीं देखना है। हाँ सर, वही ओपन किया। IITian स्पेस। रुको यार, मैं लिंक ही भेजता हूँ। तुम लोग पढ़े लिखे हो कि नहीं हो तुम लोग, ये बताओ मुझे पहले। हाँ, Sir, I found. तुम लोग बिल्कुल है ना पढ़े लिखे की बिल्कुल। मैंने ऐप भेज दी है, ऐप की लिंक, अब वहां से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड तो करना आता है ना सबको? यस सर। बस ऐप जब तुम लोग डाउनलोड करोगे तो हमें बच्चों का नाम दिखता है, उनके फोन नंबर दिखते हैं, वहां से हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है? वो टेस्ट के पहले ऐड कर लिया जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में इतना? और जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल में इतना करके देखना तुम लोग। रिकॉर्डिंग चल रही थी क्या अपनी?